अरे तुम बीच के पीरियड में कर लिया करो, अभी तो मैं सवाल करवा देता हूँ, चलो बैठो। अरे बैठ जाओ, अटकाएंगे 50 चीजें। सीरिया ढूंढ रहे हो बैठे बैठे। टेस्ट है आप लोगों के, 5 को टेस्ट है। टेस्ट चालू हो गए। सैटरडे को छुट्टी हो गई, मजा आ गया आप लोगों को। हाँ, बच्चों कुछ होमवर्क दिया था क्या? होमवर्क दिया था? को- नमस्कार नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है बच्चों, अब सुनो। अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अभी तो लोअर लेवल के क्वेश्चन हो गए, अब थोड़े से और एडवांस। अभी तक तो 2-2 3-3 लाइन में तो क्वेश्चन हो रहे थे, कभी 3 लाइन, कभी 4 लाइन, कभी 5 लाइन के पूरा क्वेश्चन था, और उसमें क्या ऐड किया क्या लेस किया ये करके आंसर निकाल लेते थे। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन, थोड़े से कैसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। तो उन लेंदी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, देन फिर मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। तो एक तो ये पॉइंट देख लो आप, देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज, क्या लिख रखा है बोर्ड पे, देखिए वापस से क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लिमिटेड फैक्टर। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के डाउट थे क्या आज? ये एक बच्चा कह रहा है, हाँ बताओ कोई डाउट है तो बताओ। ये यहां पर तो 5 तारीख को डाउट है, तो फिर कब पूछोगे? बच्चों ये बच्चे कह रहे हैं कि अभी किए नहीं, कोई अकाउंट्स का टेस्ट है, आपके कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन तो फिक्स कर लेते हैं, अभी मंडे के दिन अपन पूछेंगे किसी के हो या नहीं हो। आपके कोई डाउट है तो आप पूछ लो, आप बताओ। लेकिन यार वो अपने पास मॉड्यूल और नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इनसे मांग लूंगा बच्चों से। हाँ बताओ कौन सा नंबर का सवाल है, पेज नंबर बता दो।
पेज बता दो। 11.39। यस, 11.39 पर क्वेश्चन 9 है, बिल्कुल है। इसमें बताओ कोई कौन से पॉइंट में क्या डाउट है, ये बता दो आप। है 11.39 पर ये क्वेश्चन 9 है, एसवी केमिकल वाला। इसमें क्या डाउट है? कहीं में 9 वाले में रेशो दे रखे हैं, इसका डायग्राम बनाना नहीं आ रहा। ये लो जी, अभी लो। कोई बात नहीं, मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन 9 है, उसमें कितना किलो रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है? 9 लाख किलो। 9 लाख किलो मटेरियल प्रोसेस हो रहा है। आगे डिटेल लिख रखी है, रेट क्या है इसकी? 95 पर केजी। और इनपुट आउटपुट रेशो कितना है बच्चों? तो बताओ, 9 लाख किलो डाला ना आपने, तो कितना निकलेगा? 9 लाख का 90 निकालो, 9 लाख का 90%, 8,10,000 ये निकला। अब बच्चों 8,10,000 किलो निकला 9 लाख डालने पर। इसके दो पार्ट करो। कौन कौन से दो पार्ट? P1 एंड P2। और ये P1 और P2 है जिनका रेशो है 60 और 40। तो बांटो बच्चों। है 486 डॉट किलो, और ये 3,24,000 kg। अरे आया कसर, 9 लाख किलो डाला तो 8-10 ही निकले, बाकी का क्या हो गया होगा? तो बाकी का नॉर्मल लॉस हो गया होगा। अरे बाकी का क्या हो गया होगा? कुछ भी नहीं कहा। तो ये लो, पहले से पता है 100 डालेंगे 90 निकलेगा, तो नॉर्मल ये प्री डिटरमाइंड जब होता है। तो जब प्री डिटरमाइंड होता है तो कौन सा लॉस होता है? नॉर्मल। अब ये सवाल कह रहा है कि P1 स्प्लिट ऑफ पर भी बेचा जा सकता है, और चाहो तो फर्दर करके भी बेचा जा सकता है। लेकिन यदि आप फर्दर करके बेचोगे तो इसका नाम बदल करके क्या हो जाएगा? YP1। क्या नाम हो जाएगा? और यदि आप 100 किलो डालते हो तो आगे 95 निकलता है। तो 486 का 95% निकालो, 4,61,700। ये लो जी, ये 700। ओके बच्चों, आगे लिख रखा है डिपार्टमेंट वाई इज यूटिलाइज ओनली फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ। ये डिपार्टमेंट वाई है बच्चों, क्या नाम है इसका? और ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है एक्स। क्या नाम है? और आगे ये कह रहा है कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलो। अब आपको ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं सवाल में, आपको कुछ भी माताफोड़ी नहीं करनी है। और मुझे बताओ, ये 350 लाख, और इधर वाई का खर्चा कितना बताओ? 128 लाख। तो यदि अपन डिपार्टमेंट एक्स के टोटल खर्चों की बात करें तो बताओ टोटल खर्चे कितने हो जाएंगे? 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 95 करो। है 8 लाख, 9 लाख इंटू 95, 8 करोड़ 55 लाख, यानी 855 लाख कर दूं, और 350 लाख दोनों को जोड़ दो। तो बच्चों 1205 लाख इज आर जॉइंट कॉस्ट। 1205 लाख हमारी क्या हो जाएगी? क्या ये समझ में आता है? जॉइंट कॉस्ट होता है। अब अपने को सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि P1 और P2 को स्प्लिट पर यदि हम बेचे ना, स्प्लिट पर, तो ये 110 में बिक सकता है, और ये 325 में बिक सकता है। और यदि आप YP1 बेचो
तो ये 150 में बिक सकता है। कितने में बिक सकता है? 150 में। ये डिटेल दी है। अब सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए। मुझे बताओ पहली बार सवाल में सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये लो जी, कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका, ब्लैक कलर कर दिया। बताओ सेलिंग एक्सपेंसेस कितने कितने हैं? P1 में कितने हैं? 28.38। अच्छा जी, P2 में कितने हैं? 25। और YP1 में कितने हैं? 19। यही है सवाल अपना। ये कह रहा है कि बताइए जॉइंट कॉस्ट का बंटवारा बताइए इन द रेशो वैल्यू ऑफ सेल नेट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? हाँ, तो पहली बात तो ये बताओ, ये नक्शा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, जिसने ये प्रॉब्लम पूछी थी, आपको ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब रही बात सवाल की, तो सवाल में सबसे पहले ये कह रहा है सेल रेशो नेट सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू लेनी है। बताओ किसकी लेनी है? स्प्लिट ऑफ की सेल वैल्यू लोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस क्या करोगे? लेस करोगे, और उस रेशो में किसको बांटोगे? 1205 लाख। अरे कितने को बांटोगे? ये आपका हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। तो प्रॉफिटेबिलिटी बताने के लिए सेल वैल्यू लो, जॉइंट कॉस्ट बांटो। क्या बांटो? और प्रॉफिट बता दो, क्योंकि सेल वैल्यू स्प्लिट वाली लेनी है। तीसरा सवाल कह रहा है कि YP1 की प्रॉफिटेबिलिटी बताओ, तो YP1 की प्रॉफिटेबिलिटी बता दो। और फिर यह कह रहा है कि बताओ फर्दर प्रोसेस करेंगे या नहीं करें। बताओ अब कर लोगे क्या माधव? ओके, ये डायग्राम आप कॉपी कर लो या इसकी इमेज ले लो, जो भी कंफर्टेबल हो। हाँ जी, और बताओ, और कोई डाउट? बाकी के हो गए? बहुत बढ़िया। लो जी, ये किसका है? नाम लिख रखा है इसने तो, जबरदस्त। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किसका? सोशल मीडिया क्या बनाते हो कंटेंट? किसी का भी मतलब? ये तो गाने का, एंटरटेनमेंट का, कॉमेडी का। अच्छा, डांस करता है? अभी सर्च करेंगे। देखो देखो देखो, हाँ, क्या नाम है बताओ? लिमिटिंग फैक्टर। देखो इसको सुन लो। एक है इसी का दूसरा नाम की फैक्टर। क्या नाम है? इसको समझ लो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के बढ़िया वाले सवाल इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। बोलो एक बार वापस से, क्या वर्ड बोला मैंने? एक नाम और क्या बोला? ओके, यहां से यहां तक पढ़ो एक बार और मुझे बताओ क्या समझ में आया। 5-6 लाइनें एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया?
ये कहता है कि हर एक आदमी ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, अनलिमिटेड हो। अरे क्या हो, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए उसे अनलिमिटेड सेल करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी सेल अनलिमिटेड नहीं हो पाती। तो नंबर 1 लिमिटिंग फैक्टर हो गया सेल क्वांटिटी। फिर उसकी ये कोशिश रहती है कि वो चलो अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं कमा सकता तो वह अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। क्या कमाए? लेकिन वो भी नहीं कमा सकता। उसका कारण है लिमिटिंग फैक्टर। जैसे सरस डेयरी है, वो मिल्क भी बेचती है, कर्ड भी बेचती है, पनीर भी बेचती है, और घी भी बेचती है, और बटर मिल्क भी बेचती है। मुझे बताइए, हाँ 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 हाँ, मान लिया, आइसक्रीम, श्रीखंड सब। मुझे आप ये बताइए, क्या सब में प्रॉफिट सेम आता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक बार मेरे कहने पर मान लो घी में आता है। किस में आता है? तो वो केवल घी ही क्यों नहीं बनाते? ये पनीर क्यों बना रहे हैं, ये कर्ड क्यों बना रहे हैं? चलो बटर मिल्क तो ऑटोमेटिक बन जाती है, उसको तो बाढ़ में गया, वो तो बाढ़ में गया बटर मिल्क तो, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक बन रहा है। लेकिन आप पूरे के पूरे दूध को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो ना जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा हो। अरे भाई, आप अपने दूध का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस प्रोडक्ट में करो ना जिसमें सबसे ज्यादा पीवी रेशो आता हो। अरे क्या आता हो? तो लिमिटिंग फैक्टर आ गई डिमांड। अरे क्या आ गई? घी की क्या आ गई? डिमांड लिमिटेड। हम तो चाहते हैं अनलिमिटेड घी बना दे, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है? तो एक डिमांड की फैक्टर। सबसे पहला की फैक्टर है सेल्स क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? और डिमांड। दूसरा की फैक्टर है कि जैसे घी बनाने के लिए स्पेशल मजदूर चाहिए। स्पेशल क्या चाहिए? और वो वर्कर है, उनकी क्वांटिटी, उनके नंबर्स क्या है? लिमिटेड है। उनके वर्कर्स क्या है? तो बताइए, यदि उनके वर्कर लिमिटेड है तो उस मैक्सिमम क्वांटिटी तक ही तो प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो होता क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने के रास्ते में कई अड़चने हैं, रोड़े हैं, और उन्हीं के नाम है की फैक्टर। वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो मटेरियल हो सकता है, वो मशीन की कैपेसिटी हो सकती है, और वो पैसा हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन फी फैक्टर से बीच में से बचते बचाते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचना पड़ता है। कहां तक पहुंचना पड़ता है? और यही चीज डिसीजन मेकिंग बोली जाती है। क्या बोली जाती है भाई? हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम वो प्रोडक्ट बनाएं और बेचें जिसमें हमारा प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमम हो। बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई रोड़ा अड़ जाता है। कभी रोड़ा अड़ जाता है डिमांड ही नहीं है, कभी रोड़ा अड़ जाता है मशीन ही कैपेसिटी लिमिटेड है जो घी बनाने का काम करती है, कभी लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है, कभी पैसा ही नहीं है। तो यही लिमिटिंग फैक्टर पढ़ते हुए हमें क्वेश्चन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? और बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि हमारे पास में 5 प्रोडक्ट में से हम कौन सा सबसे पहले बनाएं, उसके बाद कौन सा बनाएं, उसके बाद कौन सा बनाएं, और सबसे लास्ट में कौन सा बनाएं। पहला वाला इस कारण से सारा का सारा नहीं बना सकते, डिमांड ही नहीं है। दूसरा वाला सारा का सारा इस कारण से नहीं बना सकते क्योंकि हमारे लेबर आर खत्म हो गए। अरे क्या खत्म हो गए? और तीसरा वाला इस कारण से बना रहे हैं क्योंकि बाकी बचा हुआ उससे तीसरा तो बना ही दो। तो होता क्या है कि लिमिटिंग फैक्टर जब क्वेश्चन में दे रखे होते हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल मिक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है? जिससे हमारा प्रॉफिट क्या रहे? मैक्सिमम रहे। इसे ही हम लिमिटिंग फैक्टर और क्या पढ़ते हैं? की फैक्टर। क्या क्या पढ़ते हैं? लिमिटिंग फैक्टर और की, जो हमारी एक्टिविटीज को लिमिट कर देता है, जो हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, उसी फैक्टर को हम कौन सा फैक्टर बोलते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? कसर फिर क्या करें? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी लिमिटिंग फैक्टर कोई हो, जैसे सवाल में लिख रखा हो कि हमारे पास तो 10,000 किलो ही मटेरियल है, अब तू बता दे बेस्ट क्या रहेगा,
या हमको ये बोले 4000 घंटे अवेलेबल है, तू बता दे क्या बेस्ट रहेगा, या हमको बोले 10,000 मशीन घंटे है, तू बता दे बेस्ट क्या रहेगा। तो बेस्ट की डेफिनेशन निकालने का तरीका है व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। डिवाइडेड बाय क्या बोला सर, मतलब नहीं समझे। मतलब ये कि सपोज करो मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटेड है। अरे क्या है, मटेरियल की क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। मैंने ये 5 नाम लिखे ना, क्या क्या नाम लिखे बताओ। मिल्क लिखा, कर्ड लिखा, पनीर लिखा, घी लिखा, और मिल्क जो 1 किलो बेचूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, 1 किलो मिल्क खरीद करके बेचने में फायदा है 3 रुपए का। कितने का? 1 किलो कर्ड में बेचूंगा, कितना किलो दही, तो मेरे को फायदा है 10 रुपए का। कितने का? 1 किलो पनीर में बेचता हूं तो मुझे फायदा है 40 रुपए का। कितने का? चलो बटर मिल्क हटा देता हूं, 4 ही बहुत है। 1 किलो घी मैं बेचता हूं तो मेरे को फायदा है 200 रुपए का। कितने का? मिल्क में कितना फायदा है, कर्ड में कितना है, पनीर में, घी में, तो आपको अच्छा क्या लग रहा है? लेकिन यदि आपके पास में मात्र 1000 किलो दूध उपलब्ध है, बताओ क्या 1000 किलो दूध उपलब्ध है, और आपसे पूछा जाए बस यही लिमिटिंग फैक्टर है, 1000 किलो दूध उपलब्ध है, बताइए सबसे पहले क्या बनाओगे, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। शाबाश, ये हुई ना बात। हाँ, 1 किलो मिल्क में फायदा हुआ 3 का, लेकिन 1 किलो मिल्क का 1 किलो बेचने में 1 किलो ही तो लगेगा। तो फार्मूला जो होगा डिसीजन मेकिंग का वो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर यूनिट। क्या बोला मैंने? तो मुझे बताओ 3 में किसका भाग लगाओगे? 1 का, क्योंकि 1 किलो मिल्क यदि बेचते हो तो 1 किलो ही रॉ मटेरियल लगता है। लेकिन दही में 1 किलो का 1 किलो नहीं होता है। दही में क्या पानी आ जाता है, ग्राहक पानी नहीं लेता। ग्राहक को केवल क्या चाहिए? दही, दही चिक्की चिक्की चाहिए, एकदम बढ़िया। आप यदि दही खरीदने जाओगे तो वो पानी है वो लेगा क्या? वो कहेगा बिल्कुल एकदम चकाचक गाढ़ा। अरे यार ये समझदार है। तो डिवाइडेड बाई 1.5, यानी 1.5 किलो दूध से 1 किलो दही बनता है। तो बताओ डिवाइड करो। सर ये क्या आया, ये 3 क्या आया, ये 6.66 क्या आया? तो ये आया 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन है 1 लीटर दूध से। 1 लीटर दूध से 3 रुपए का, और 1 लीटर दूध से यदि दही बनाए तो 6.66 का कंट्रीब्यूशन। पनीर यदि आप बनाते हो तो आपको 5 लीटर दूध चाहिए। कितना? 5 लीटर से 1 किलो पनीर बनेगा और उससे 40 रुपए मिलेंगे। तो 40/5 कितना आया? यानी 1 किलो दूध से 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन। अरे बेटा 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन में कितना लीटर दूध डाल दिया? 5 किलो। तो 1 किलो दूध डालने पर 8 रुपए का तो आएगा। घी में है 15 किलो। क्या बोला? 15 किलो दूध से 1 किलो घी है। अभी भी यही ज्यादा आ रहा है। 40 किलो दूध से यही 5 रुपए। तो मुझे बताओ डिसीजन मेकिंग में आप घी पहले बनाओगे या पनीर आप बनाओगे? क्योंकि 1 किलो दूध से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? पनीर। तो जब कभी भी एग्जाम में डिसीजन मेकिंग के सवाल आए, किसके आए? और डिसीजन मेकिंग में कोई लिमिटिंग फैक्टर हो, क्या हो? तो कभी भी लिमिटिंग फैक्टर के सवालों में आपको जो रैंकिंग करनी है वो रैंकिंग करने का तरीका है सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। क्या निकालो? फिर निकालने के बाद आप लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट करो। क्या बोला मैंने? सर मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास में लेबर आवर्स है वो 1000 घंटे ही उपलब्ध है। कितने घंटे? 1000 घंटे उपलब्ध है। अब जैसे दूध को दूध में बेचते हैं तो गर्म करने में 1 घंटा खराब होता है एक लेबर का, तो आप डिवाइडेड बाई 1 घंटा करोगे। लेकिन मान लो कर्ड में 3 घंटे होते हैं तो डिवाइडेड बाई कितने करोगे? 3।
पनीर में 10 घंटे खराब होते तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 10। तो जब कभी भी क्वेश्चन किसका आए बताओ, की फैक्टर का, लिमिटिंग फैक्टर का, तो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। खूब होंगे, अभी होंगे, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, कई सारे। बिल्कुल डिवाइड करेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। या तो क्वेश्चन में आपको खुद को हायरार्की देगा या फिर आपको उसको अकॉर्डिंगली सेट करके निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसे हम क्या बोलते हैं? की फैक्टर। सिर्फ एक लाइन नोट कर लो, और क्या। लिखेंगे लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर लिमिट दी एक्टिविटी, limit the activity of entity example of key factor, example of key factor, लिखेंगे लेबर, मटेरियल, मशीन, लेबर, मटेरियल, मशीन। बताओ क्या लिख दिया? ये कौन से फैक्टर है बताओ? लिमिटिंग फैक्टर। कंटिन्यू में लिखो, व्हेन लिमिटिंग फैक्टर इज present in the question and decision making is to be done, decision making is to be done, then following formula is used। बताओ फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन पूरा लिखूं या पर यूनिट का लिखूं? अच्छा जी बच्चों, फिर डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा बताओ? लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अरे ओके है, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे लिए बेस्टम बेस्ट कौन सा है। ध्यान रखना, लिमिटिंग फैक्टर चेंज होने पर आपका डिसीजन भी चेंज हो जाएगा। यह मत समझना कि एक बार जिसकी रैंकिंग 1 आई तो हर बार उसकी रैंकिंग 1 ही आएगी। हो सकता है कि उसकी रैंकिंग दूसरे वाले केस में क्या आ जाए? 3rd। ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। एक तो ये पॉइंट, और एक और पॉइंट लिख दो, उसका नाम है इंडिफरेंस पॉइंट। अलग है, अलग। इंडिफरेंस पॉइंट, इसका मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि सर ये क्या है। तो बच्चों ये क्या लिखा मैंने? ये बेस्ट कौन सी है? हाँ, कौन सा फैक्टर? कॉस्ट तो पेट्रोल की गाड़ी की सस्ती आती है।
क्या यूथ चलाने के काम में लेनी है? सड़क पे चलाना है? कितना दूर तक जाना है? ज्योग्राफिकल फैक्टर। माइलेज इसका रहता है 25 किलोमीटर पर लीटर और इसका रहता है 18 किलोमीटर पर लीटर। डीजल की रेट है 90 रुपए और इसकी रेट है 108 रुपए। ₹90 में 25 किलोमीटर चलती है, 108 रुपए में 18 किलोमीटर चलती है। कंट्रीब्यूशन फिर डीजल बेस्ट है तो फिर ये जो सिटी में रहने वाले वो पेट्रोल की कारें क्यों ले रहे हैं? बेवकूफ गधे हैं क्या वो? क्यों? देखो इधर बताता हूं, इसको इससे पढ़ते हैं। जब भी आप अपने फादर के साथ गाड़ी खरीदने जाओगे तो अब तो उनके मन में इतना डिलीमा नहीं होगा क्योंकि अब तो पेट्रोल की कारें ही आ रही है, डीजल तो बंदी हो गया। मारुति में आप जाओ, आपको पेट्रोल की कार डीजल की गाड़ी दे दो तो भगा देंगे, ठीक है। हुंडई के अंदर डंडे मारेंगे बस। अरे नहीं, डीजल की कारें अब केवल 2 ही कंपनी के पास बची है, टाटा और महिंद्रा। बाकी पेट्रोल की कारें ही निकाल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां तक पेट्रोल में निकल रही है। टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, ये भी किसमें आ रही है? पेट्रोल में। लॉजिक देखो इसका, लॉजिक ये है कि यदि आप डीजल की गाड़ी लेते हो तो ये गाड़ी पड़ती है 12 लाख रुपए की। कितने की पड़ती है बच्चों? अरे मेरे पास कौन सी है? मेरी गाड़ी देख के क्या करोगे? हाँ, अरे मैं तो गरीब की गाड़ी है। 12 लाख। और यदि पेट्रोल में जाओगे तो यही गाड़ी पड़ेगी 9 लाख। कितने? यानी डीजल में आपको पैसे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 12। और इधर कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 9। यदि आप पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट निकालो ना, क्या बोला मैंने? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? 90 डिवाइडेड बाई 25 करो, 3 पॉइंट। तो ऐसा करते हैं 4 रुपए पर लीटर, 4 रुपए पर किलोमीटर। और इधर 18 और 108। तो मुझे बताओ, यहां 6 रुपए पर किलोमीटर है और यहां क्या है? 4 रुपए। बेस्ट कौन है? डीजल वाली, क्योंकि ये 4 रुपए चल रहा है और ये कितना चल रहा है? 6। बट यदि अपन ईयरली फिक्स कॉस्ट की बात करें, क्या बोला मैंने? सर वो क्या होते हैं? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? सर्विस कॉस्ट। कौन सा? सर्विस कॉस्ट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहां पर डीजल की गाड़ी का पड़ेगा ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए। कितना पड़ेगा? और यदि आप पेट्रोल की गाड़ी लोगे तो यहां पड़ेगा करीब 4,000 रुपए। हाँ, एक्चुअल बता रहा हूं मैं डेटा। ये किसका? पेट्रोल का। चलो भाई 6 मान लो, 6,000। और इधर कितना? 15,000 साल का। अरे रुको तो सही, अभी बताते तो हैं। अरे बताते हैं, अरे रुको रे, अभी डिसीजन मेकिंग होता है, अभी हो रहा है। ओके, अब बात आती है गाड़ी कौन सी लें। ये तो डिलीमा आ गया, एक तरफ तो वेरिएबल है और एक तरफ फिक्स है। तो इसका इलाज है इंडिफरेंस पॉइंट। क्या है? सर वो क्या कहता है? कि वो कहता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोला मैंने? चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है? चेंज इन वेरिएबल कितना है? बताओ तो, बताओ कितना आया? 4,000। तो यदि ये तो मैंने अनाप शनाप लिए 15,000 6,000, इसमें इंश्योरेंस नहीं जोड़ा है मैंने। अरे क्या नहीं जोड़ा है? यदि मैं इंश्योरेंस जोड़ दूं तो एग्जैक्ट डेटा भी आ जाएंगे, जैसे एग्जैक्ट डेटा भी निकल जाएंगे। तो ये 4,500 किलोमीटर यदि आपकी गाड़ी चलती है, बोलो कितने किलोमीटर? तो मुझे बताओ 4,500 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 15,000 जोड़ दो, यानी हमारा कुल खर्चा कितना आएगा? कौन सी वाली गाड़ी में? डीजल वाले। अब पेट्रोल में आओ, 4,500 इंटू 6,
27 और 6000 जोड़ दो, बताओ सेम आ गया कि नहीं आ गया? यानी यदि आपकी गाड़ी 4.5 चलती है तो कोई सी भी गाड़ी ले लो, पेट्रोल ले लो चाहे डीजल, लेकिन यदि आप 4.5 से कम चलते हो, क्या बोला मैंने, तो पेट्रोल की गाड़ी लो। यानी आपके रनिंग किलोमीटर कम होते हैं। कौन से किलोमीटर? रनिंग किलोमीटर कम होते हैं, तो हमें वो गाड़ी चुननी चाहिए जिसका वेरिएबल ज्यादा हो और जिसका फिक्स कम हो। बोलो क्या ज्यादा हो और क्या कम हो? और यदि आपको ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? डीजल, जिसका वेरिएबल कम हो और फिक्स क्या हो। इसी कारण टैक्सी वाले कौन सी गाड़ी लेते हैं? डीजल। और प्रोफेशनल लोग कौन सी गाड़ी लेते हैं? पेट्रोल। कौन सी लेते हैं? क्योंकि यदि प्रोफेशनल लोग पेट्रोल की गाड़ी ले लेते तो उनके लिए महंगी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? क्योंकि वो सिर्फ डीजल देख के यदि गाड़ी उठा लाए तो उनको फिक्स कॉस्ट मार देगा। कौन सी कॉस्ट मार देगा? तो टैक्सी वाले तो क्या रात दिन 300 किलोमीटर डेली चलाते हैं, तो उनके लिए डीजल पोसा जाता है और सस्ता भी पड़ता है। लेकिन यदि वो पेट्रोल की गाड़ी ले ले टैक्सी वाले तो उनके बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। ये होता है इंडिफरेंस पॉइंट। तो इंडिफरेंस पॉइंट तभी निकलता है जब एक गाड़ी में वेरिएबल ज्यादा हो और दूसरी में वेरिएबल कम हो और दूसरी के अंदर फिक्स कम हो। और ऐसे नहीं कि पेट्रोल की गाड़ी में फिक्स भी कम है और वेरिएबल भी कम है और फिर इंडिफरेंस निकाल रहे हो, फिर वो कभी इंडिफरेंस नहीं निकलेगा। इंडिफरेंस केवल और केवल तब निकलता है जैसे डीजल की गाड़ी में वेरिएबल कम है ना, लेकिन फिक्स क्या है? पेट्रोल की गाड़ी में वेरिएबल क्या है? ज्यादा, और फिक्स क्या है? तभी इंडिफरेंस निकलेगा। इंडिफरेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, वो जो पॉइंट आता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप कोई सी भी गाड़ी चुन सकते हो, चाहे पेट्रोल चुनो चाहे डीजल चुनो। लेकिन यदि आपके किलोमीटर उससे कम है तो आपको वो गाड़ी चुननी चाहिए जिसका वेरिएबल ज्यादा हो। ऐसे याद रखो, वेरिएबल क्या हो? ज्यादा। पेट्रोल की गाड़ी आपको भूलने का सवाल ही नहीं। आप ऐसे याद रखो, अच्छा यार कम चलानी पेट्रोल की गाड़ी, सर ने बताई। लेकिन यदि ज्यादा चलती है तो आपको टैक्सी याद आएगा, डीजल की गाड़ी। डीजल का वेरिएबल क्या होता है? कम। बताओ ये लॉजिक समझ में आया क्या? कौन सा पॉइंट? प्रेजेंटली अभी ये बेकार हो चुका है। गाड़ियों में तो बेकार हो चुका है, डीजल आई नहीं, वो पेट्रोल ही नहीं आ रही, वो पेट्रोल ही आ रही है पूरी की पूरी, डीजल आई नहीं रही है। अरे इलेक्ट्रिक तो भाई साहब चीज ही अलग है। इलेक्ट्रिक बिल्कुल चीज अलग है, उसका फिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ही हैवी है। कौन सा कॉस्ट? उसमें जो बैटरी लगती है ना, बैटरी, वो लगभग मान के चलो 4 लाख रुपए की बैटरी है, 4 से 5 लाख रुपए की बैटरी। उसकी एक वारंटी दी गई है 8 साल की। कितने साल की? अब 8 साल के बाद में आपको उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ेगी, तो एक साथ ही फटका लगेगा कितने लाख का। क्यों? हाँ, टाटा बैठा है ऐसे लुटने के लिए, वहां इंजीनियर बैठे कि जानबूझ के खराब किया है या नेचुरली खराब हुई है। ऐसा नहीं, वो कंपनियां है भाई साहब, वो 1 मिनट में पता लगा लेती है। तो ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिफरेंस पॉइंट का तब काम करता है, हमें मशीन कौन सी लेनी चाहिए। नोट करें इंडिफरेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट at which two different decisions are indifference। indifference कोई अंतर नहीं होता। इंडिफरेंस पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या? पर यूनिट। डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
लिख लिया। एट इंडिफरेंस पॉइंट टोटल कॉस्ट ब्रैकेट में वेरिएबल प्लस फिक्स ऑफ both decisions are equal. Both decisions are equal. In other word, profit will be same. Profit will be same in both decision. Profit will be same in both decisions. समझ में आई बात? अब जैसे आपको फादर ने कहा एक्टिवा लाना है, टू व्हीलर लाना है, तो देयर आर टू चॉइस। नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाला, नंबर 2 पेट्रोल वाला। कौन सा पसंद करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले में 5 साल के बाद में आपको हैवी क्या लगाना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। बैटरी खराब हो जाएगी। वही शुरू में अच्छे लगती है ये वेरिएबल कॉस्ट, क्या आदमी को जल्दी नजर आती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? बाद में नजर आती। लोगों को दिमाग इतना सा होता है, अरे यार देख इसका एवरेज है, देख कितनी सस्ती पड़ रही है यार, देख डीजल की गाड़ी कितनी सस्ती पड़ रही है 4 रुपए में, ये देख पेट्रोल 6 रुपए में, देख 100 किलोमीटर भी चलाया अंतर निकाल, देख 200 रुपये बैठे बैठे कमा लिया। अरे भाई जब इंश्योरेंस देगा, जब लोन पर ब्याज चुकाएगा, जब रिपेयरिंग के लिए सर्विसिंग के लिए जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या है। हाँ, इंश्योरेंस ज़्यादा होता है, डीजल की गाड़ी का इंश्योरेंस ज़्यादा होता है, रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, लाइफ कम होती है। क्या होती है? लाइफ। जहाँ पेट्रोल की गाड़ी 15 साल तक आराम से खड़क से स्टार्ट होती है, यूं घुमाओ शक स्टार्ट, जबकि डीजल की गाड़ी है वो आफ्टर 5 ईयर और 8 ईयर के बाद ही खर 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 खर, धक्का तो नहीं लेकिन उसके अंदर वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं? लाइफ नहीं होती गाड़ी की, क्योंकि डीजल जो है वो इंजन को जल्दी डेप्रीशिएट करता है। इंजन को क्या करता है? जल्दी डेप्रीशिएट। इस कारण पेट्रोल की गाड़ी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, वाइब्रेशन नहीं होता बिल्कुल भी उसमें। ठीक है, प्रोफेशनल लोग जो होते हैं इसी कारण से तो कौन सी गाड़ी पसंद करते हैं? पेट्रोल की। पेट्रोल की गाड़ी पसंद करते हैं। ओके, तो इस पर कौन कौन सी चीजें सेम होती है? टोटल कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स। क्या यहां तक ठीक है? इसका एक सवाल देखे। अब यदि कार खरीदने जाओ आप अपने फादर मदर या फैमिली के साथ, तो इंडिफरेंस पॉइंट निकाल लो। कॉपी पेन और ये नोट्स साथ में, नोट्स लेके पढ़ो भाई। 18 एमसीसी कंपाइलर में कौन सा है बता दो? । 14.16 आज ही बच्चों, हाँ जी बच्चों, ये डेटा दे रखा है। आवाज़ों को तो दिक्कत ये आती है कि सर ये एग्जाम्पल जो दिया है ABC, ये काई का एग्जाम्पल है? तो ये कोई कोर्ट है, उस कोर्ट में कागज को प्रोसेस करने का तरीका है। एक तो A सिस्टम, एक B सिस्टम और एक C सिस्टम। लेकिन सवाल थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, इसके लिए हम इस कोड को भूल जाते हैं और कपड़ा धोना याद रखते हैं। क्या? कपड़ा धोना। कपड़े 3 तरीके से धोले जा सकते हैं। नंबर 1 क्या? हाथ से।
नंबर 2 क्या? सेमी ऑटोमेटिक। और ये क्या? बच्चों कुछ पता है सेमी ऑटोमेटिक के बारे में? और फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है? सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है? वो बस वो ग्राइंडर टाइप का होता है, फिर वापस से उसको निकालना, फिर निचोड़ने का अलग होता है ना? और फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या है? कपड़े डाल दो, वो अपने आप ही सर्फ ले लेगा, वो अपने आप ही धो देगा, वो अपने आप ही सुखा देगा। हाँ, अपने आप ही पहन भी लेता है। अरे नहीं नहीं, ये बहुत ही शानदार चीज है। यदि आप दीपावली पर इस बार परचेजिंग करो तो ये वाली मशीन लाना। अरे बिल्कुल बिल्कुल तगड़ा वाला झूठ। आप सोचो कि यदि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक ले रहा हूं तो कितना रिसर्च करके लिया होगा। बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। सेमी ऑटोमेटिक से कम पानी वेस्ट होता है। यदि आप गूगल पे ये वर्ड बता दो ना कि पानी ज्यादा वेस्ट होता है, आप कहोगे जो करूंगा। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में पानी क्या होता है? कम खर्च होता है। है ये गलतफहमी है। ये तो क्या है, जेंट्स लोगों ने एक धारणा बना रखी है ताकि फुल्ली ऑटोमेटिक ना आए। हाँ, बाकी बहुत ही बढ़िया मशीन है। सर्फ डाल दो, पानी डाल दो, बहुत ही कम पानी लेती है, बहुत ही कम। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 बड़ी बड़ी बाल्टियों में तो इतने सारे कपड़े धो देती हो। मैंने तो यूज की है एक, और आवाज और नहीं आती, शुक 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 चलती रहती है। अब देखो आप, अरे सुन लो, मुझे बताओ, एक तो कौन सा है? मैनुअल। एक कौन सा है बताओ? सेमी वेरिएबल। और एक कौन सा है बताओ? ये बताओ, यदि मैनुअल करेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितने रुपए का है? बाकी के खर्चे मत देखो, 15, बाकी पर ध्यान मत लगाओ। और ये क्या लिखा हुआ है? 240 पर यूनिट। यानी यदि आप मैनुअली काम में लेते हो तो फिक्स कॉस्ट कितने का लगेगा? 15,000। और पर यूनिट प्रोसेस करने में कितना लगेगा? 240। लेकिन यहां 240 है ना, 40 प्लस 200, ये दोनों वेरिएबल है। ये नीचे है डिटेल। हाँ, ये रुपए है, 40 रुपए, 200 रुपए। ये हेडिंग लगी हुई है यूनिट वेरिएबल। ये देखो, ये वाली हेडिंग तो लगी हुई है फिक्स की। ये वाली हेडिंग किसकी लगी हुई है? फिक्स की। ये वाली हेडिंग किसकी लगी हुई है? और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? पर यूनिट ही तो है। तो पर यूनिट कितना हो गया बताओ? अच्छा जी, यदि आप सेमी ऑटोमेटिक ले लेते हो तो पैसे कितने हैं? कितना है? लेकिन मुझे बताओ वेरिएबल कितना है? बताओ, 240 से कम हो गए, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक ले आते हो तो ऐड करो 1,00,000, लेकिन वेरिएबल कितने रह जाते हैं? क्या समझ में आया? तो जैसे जैसे आप ऑटोमेशन पर चल रहे हो, वेरिएबल तो कम हो रहा है लेकिन फिक्स बढ़ रहा है। अब आपका सवाल यह कह रहा है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट बताओ और हर एक का रिजल्ट हमें समझाओ। फिर अगला सवाल कह रहा है कि यदि आपके पास 600 यूनिट का लोड है और बाद में यह लोड 850 का हो जाएगा नियर फ्यूचर में, तो आप हमें बताओ ए वाला लें, बी वाला लें या सी वाला लें? कौन सा? 600 केसेस को 600 यूनिट ही तो है, 850 केसेस का 850 यूनिट ही तो है। मैंने तभी तो यूनिट ले ली। तो आप मुझे बताइए, यहां पर जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट निकालेंगे, वो एक साथ तीनों का तो कर नहीं सकते। हम पहले कितने का निकालेंगे? 2 का। तो हम 3 बार निकालेंगे। कितनी बार बोलो? पहले तो किस किस का निकालेंगे? ए एंड बी का। फिर किसका निकालेंगे? फिर ए एंड सी। बोलोगे ये समझ में आया? क्या सारे कॉम्बिनेशन कवर हो गए या इनके अलावा भी कोई कॉम्बिनेशन है? ए का बी से, बी का सी से, और ए का सी से। अब ये मत बोल देना सर सी का ए के साथ तो वही नहीं। अरे ये हो तो गया। फार्मूला बोलो इंडिफरेंस पॉइंट का।
चेंज इन फिक्स कॉस्ट। मुझे बताओ चेंज इन फिक्स कॉस्ट बताओ। इधर 15,000 है और इधर है 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 240 माइनस 140 क्या आया? 140 है। बच्चों मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दो। 300 आया। एग्जैक्ट 300 पर कौन सी वाली मशीन ले? ए ले या बी ले? ये हुई ना बात। कोई सी ले लो सर, दोनों बराबर है। दोनों ही क्या है? अच्छा 300 से कम पर कौन सी ले? ए वाली ले या बी वाली? 300 से कम पर हम कौन सी वाली ले? ए वाली या बी वाली? मैंने बताया था कि कम पर वो देखते हैं जिसका वेरिएबल क्या हो, ज्यादा। पेट्रोल की गाड़ी, तभी तो एग्जाम्पल बताया। अरे बताया। और यदि 300 से ज्यादा हो तो क्या ये समझ में आया? चलो जी पड़ोसी को देखो, बी और सी। बी में मुझे बताओ, बी में कितना होगा? बी में ये बताओ, बी और सी ये फिक्स कॉस्ट कितना बताओ? 45। और इधर फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,25,000 माइनस 45,000 डिवाइडेड बाई बताओ 800। तो मुझे बताओ एग्जैक्ट 800 आए तो कौन सी ले? 799 आए तो? और 801 आए तो? क्या ये समझ में आया? अब तीसरा कॉम्बो क्या बचा? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट बताओ बच्चों। 1,25,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 240 माइनस 40 500। ये तीसरा वाला कॉम्बो। तो डॉट 550 हो तो कोई सा मतलब ए और सी। और यदि 549 हो तो 549 हो तो 551 हो तो क्या ये समझ में आया? तो आपने दो में तो कॉम्बो निकाल लिया, अब तीनों में से कॉम्बो देखते हैं। हाँ जी, हाँ 550 हो तो दोनों में से कोई सी भी ले लो। अरे मेहनत कम लगी वो तो पैसे देने पड़ रहे ना। अरे मजदूर कर रहे हैं मेहनत, आपको क्या चिंता। ठीक है ना भाई। पहले तो क्या है, हाँ अब सुनो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब इन तीनों डिसीजन को आपने देखा, एक जगह क्या आया 300, एक जगह वापस से देखो क्या क्या 300, 800 और 550 आ गया। अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका बिल्कुल आराम से सोच समझ के जवाब दें। ए वाली मशीन को आप कब चुनोगे? 300 से कम हो। एग्जैक्ट 300 पर भी ये चलेगा कि नहीं चलेगा? 300 से कम हो, 300 से कम हो या एग्जैक्ट 300। ओके, थोड़ा सा और इसको रिफाइंड करते हुए आगे लेके जाते हैं। हाँ जी, 301 होते ही कौन सी ले लेंगे? कौन सी ले लेंगे? मुझे बताओ एक फ्रीज हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक कहां पर फ्रीज हो गया? 300 पर फ्रीज हो गया कि नहीं हो गया? अब एक को तो हटाओ साइड में, एक को फ्रीज कर दिया, एक को फ्रीज कर दिया 300 तक है, तू हट साइड में कुएं में पड़े। अब कौन सा डिसीजन? बी और सी। बोलो किस किस का डिसीजन? अरे सुनो तो सही बेटा, सुनो 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 सुनो। पहले 300 तक फ्रीज हो गया क्या? कहां तक फ्रीज हो गया? फ्रीज हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, अब डिसीजन केवल किन किन के बीच में रहा? बी और सी। अब मत देखो इस ए और सी को, क्यों देखने के पीछे पड़े हो तुम?
जब ए को तुमने फ्रीज ही मार दिया कि 300 से कम हम यही लेंगे, अब डिसीजन किस किस के बीच में बचा? बताओ, उनके बीच में क्या आ रहा था? 800। तो आप बोलोगे 300 से ज्यादा होते ही, बोलो क्या बोला? हम भी पकड़ लेंगे। कहां पकड़ लेंगे? एग्जैक्ट 800 तक हम बी के नारे लगाएंगे। किसके नारे? और जैसे ही 800 से ज्यादा हुआ, किसको पकड़ लेंगे? क्या ये समझ में आया? सबसे पहले तो इंडिफरेंस पॉइंट देखो, जो सबसे लोअर आ रहा हो। तो बताओ सबसे लोअर कौन से वाले डिसीजन में आ रहा है? ए और बी में। उसको पकड़ लिया। उसमें 300 से कम पर कौन सा लोगे? बस एक ही मशीन को फिक्स कर दो, खत्म। अब देखना ही नहीं है ए को। कसर हम ए का शीशे तो देख ही नहीं रहे। अरे देखने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये तो फ्रीज हो चुका है। अरे समझ में आई क्या बात? तो बताओ, मेरा सवाल है 300 से कम पर, एग्जैक्ट 300 पर, ए और बी में से कोई भी। 301 होते ही कहां तक? 800 तक। और 800 डॉट पर, और 800 से ऊपर। अब मेरा सवाल है, यदि मेरे 600 का लोड है तो कौन सी मशीन लूं? बी वाली मशीन लूं। कौन सी वाली? लेकिन यदि मेरा लोड 850 हो जाए तो सी वाली मशीन। कौन सी वाली मशीन? अब इस मॉड्यूल ने कैसे प्रेजेंट किया ये भी देखूं एक बार। कौन से नंबर का सवाल था बच्चों? अरे 17। ये देखो कहां गया, ये देखो आया ना। बताओ प्रेजेंट लोड कितना? बताओ 600। कौन सी मशीन बेस्टम बेस्ट है? लेकिन लोड कितना चला जाए तो कौन सी मशीन बेस्ट है? ऐसे डिसीजन लेते हैं। अब अपने को सॉल्यूशन करना है। अरे कैसे नहीं करना पड़ेगा? अरे भाई, ये रहा। कौन से नंबर का सवाल है बच्चों? और ऑटोमेटिक में भी यदि आप मशीन ले ना, और यदि आपके गार्जियन को, आपके पेरेंट्स के ये घुटनों की प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों की, तो आपको टॉप लोड नहीं लेनी चाहिए, फ्रंट लोड वाली लेनी चाहिए। कौन सी वाली लेनी चाहिए? क्योंकि फ्रंट लोड वाली में एनर्जी भी सेव होती है और पानी भी बचता है। फ्रंट, घुटने में यार फिर झुकना पड़ता है ना यार। कईयों को पसंद ही नहीं है फ्रंट लोड वाली, जबकि बेस्ट मशीन कौन सी होती है? फ्रंट। फॉरेन में, इनमें जाओ तो वहां पर मशीनें कौन सी मिलेगी? फ्रंट वाली। जबकि इंडिया में ही चलती है कौन सी वाली? टॉप लोड वाली, ऊपर से ऐसे कपड़ा डालने वाली। बाकी साइड में से कपड़ा डालने वाली मशीनें चलती है। जब आप मशीन देखोगे ना ऑटोमेटिक, तो आपके समझ में नहीं आएगा कि यार ये पानी तो है ही नहीं और कपड़े ऐसे ही धुल रहे हैं बिना पानी की। आवाज भी नहीं आती और न तेज घूमते। कई लोगों को तो गलतफहमी हो जाती है, वॉशिंग मशीन जैसे कैसे नहीं घूम रही है हिंदी। शानदार है, आप यूज लेके देखना। मैं ऐसे बड़ा ही नहीं कर रहा हूं। अरे मैंने रिसर्च किया पहले इसके ऊपर। अब आपको यह भी गलतफहमी होगी कि डिश वॉशर होता है वो ज्यादा पानी खर्च करता है, और डिश वॉशर है वो भी बहुत ही कम पानी यूज करता है। सर ये कौन सा आ गया? बर्तन धोने का, बहुत ही कम पानी वेस्ट करता है। अरे नहीं, नहीं, अमीर लोग थोड़ी लगाते हैं। अरे नॉर्मल फीचर है ये तो यार। भाई, बाई प्रोडक्ट। लिख लिया?
फिक्स कॉस्ट का टोटल बताओ बच्चों। अरे लग्जरी लाइफ है यार, कमाल कर दिया है ये। इन चीजों में लग्जरी लाइफ हो गई तो फिर क्या है। 15,000, 45,000, 1,00,000। वेरिएबल बता दो। 40 है पहले में तो ना, 240 है। और यहां ठीक है ना, इसको बंद कर देते हैं अब और फिर इंडिफरेंस पॉइंट का फार्मूला बताते हैं। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बच्चों कभी भी इंडिफरेंस पॉइंट एक साथ 3 का कभी नहीं निकलेगा। सबसे पहले कितने का निकलेगा? 2 का। तो अपन इंडिफरेंस पॉइंट किस किस का निकालेंगे बताओ पहले। इंडिफरेंस पॉइंट ये ब्रैकेट में लिख देना ना, मशीन ए मशीन बी। जैसे बैंक में आप देखोगे ना, तो बैंक में आजकल पैसे यदि आपको जमा कराने हैं तो भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, और निकाल ले तो भी आपको भगा देंगे। वो कहेंगे बाहर मशीनें लगी हुई है, उनमें जमा करा दो, और विड्रॉ करना है तो एटीएम से विड्रॉ कर दो। अरे यार कैसे, आपने कभी जमा नहीं करा है? अरे आपने कभी नोट जमा कराने की मशीन नहीं देखी? इतने अमीर वाली बात नहीं है, बैंकों में लगी हुई कभी नहीं देखी? अच्छा तुम बैंक ही नहीं गए होगे, ओके ओके आई अंडरस्टैंड। बैंक नहीं गए, आजकल तो ये कॉमन फीचर है। एक अच्छा जो भी बैंक है उसके बाहर जो एटीएम मशीनें हैं उनके साथ ही जमा कराने की मशीन होती है, और आप बिल्कुल उन पे पैसे रखो और वो पैसे को गिनेगा और बकायदा स्लिप देगा हाथ के हाथ ही। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी पैसे जमा कराओ आप, खूब खूब जमा कराओ खींच के, नो इशू। बिल्कुल लेगा, 50 रुपए की भी ले रहा है। और एक कैसे नहीं लेता यार, आपका नोट यदि कटा फटा है ना तो वो, अरे घर में बनाया हुआ नोट नहीं लेता वो। घर में बना, यदि घर पे बना हुआ नोट आप ले गए ना तो अंदर पत्थर भरे होते, मुंह पे मारता मिला के। तो वो बैंक में वेरिएबल कॉस्ट को कम करने के लिए यही तो कर रहे हैं, स्टाफ की जरूरत ही नहीं अब। हम जब छोटे थे तो एक बैंक में 20-20 जनों का स्टाफ रहा करता था। आजकल आप बैंक में जाके देखो, आप 4 आदमी 5 आदमी बस। आगे आने वाले टाइम में ये 5 आदमी भी गायब हो रहे हैं, पूरा गायब, कंप्लीट गायब। सिर्फ आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ही एक्सेस कर पाओगे, कुछ नहीं। ई मनी, फिजिकल बिल्कुल खत्म। निकालो कितना आया। क्या फॉर्मूला? ये कितना आएगा यहाँ? 45।
कितना आया? बच्चों फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी है? नीचे बताओ, यूनिट लेस देन 300 हो तो ए। ठीक है ना? कौन सी मशीन सेलेक्ट करोगे? अच्छा बच्चों, डॉट 300 हो तो ए और बी, कोई सी भी मशीन ले लो आप। मोर देन 300 बट लेस देन 800, बोलो कौन सी मशीन? बी, डॉट 800। बी मशीन और सी मशीन, और लास्ट मोर देन 800, कितना बताओ? सी मशीन। समझ गए क्या? जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो ऐसे ही आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे। 50 डिसीजन में से कंपनी के लिए बेस्ट डिसीजन बताना पड़ेगा। आप ये चार्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रख दोगे। अब बताओ जी हमें कितने यूनिट बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग मशीन सेलेक्ट कर लो, उसमें हमारा कॉस्ट कम से कम बैठेगा। ऐसे होता है आपका काम। आपका काम डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा अवेलेबल कराना होता है। का सर फिर यदि वो 600 यूनिट बना रहे होंगे तो पक्का वो बी सेलेक्ट करेंगे? नहीं, वो हो सकता है सी सेलेक्ट कर ले, क्योंकि डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को ही फॉलो करे। वो कहते हैं तेरा काम है हमें सजेस्ट करना सस्ता किस में पड़ेगा। अब हमारा काम है कि हम अपनी इच्छा से करें। हमें पता तो पड़ गया कि सबसे सस्ता क्या पड़ रहा है, बी, लेकिन हमें मोटा मोटा ये दिख रहा है कि ये 600 3 4 5 महीने का ही है, उसके बाद हमारे 900 हो जाने, इस कारण हम कौन सी मशीन लेंगे? तो आपका काम तो डेटा अवेलेबल कराना है। डिसीजन करना किसका काम है? डायरेक्टर्स का। समझ गए क्या? आप तो बता दिया, ये देखो ये हाल है, अब आपकी मर्जी, जो करो वो करो, मैंने तो बता दिया। तो अभी अपने को इस क्वेश्चन में डिसीजन लिखना है। क्या लिखना है बताओ? डिसीजन में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट पढ़ो। प्रेजेंट केस लोड कितना है बताओ? एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 850। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो कौन सा लोगे? लेकिन पहले 600 का लिखना भी पड़ेगा। लिखो आप, इफ, सेकंड पार्ट कर देना, इफ लोड इज 600 केसेस, लोड इज 600 केसेज या यूनिट्स, then machine B will be best. मशीन B will be best. कौन सी मशीन बेस्ट रहेगी? B मशीन क्या रहेगी? बेस्ट। समझ गए? जैसे आप को कोई बोले कि सबसे बेस्ट कार कौन सी है, तो बेस्ट कार तो हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। किससे चलने वाली? हाइड्रोजन से चलने वाली कार सबसे बेस्ट है। उसका पता है क्या कॉस्ट है? उसका कॉस्ट है लगभग 15 पैसे 1 किलोमीटर की। कितने? और क्या, लेकिन आती 2 करोड़ की है। कितने करोड़ की आती है? सर फिर तो अपनी आल्टो ही ठीक है। ठीक है, फिर कौन सी ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग ऐसे की जाती है। अभी एक गाड़ी आ रही है,
शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो, विटारा की नाम सुना आपने? ग्रांड विटारा, मारुति की नेक्सा की, एवरेज 28 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में। अरे 28 है तो 25 तो देगी। अब मुझे आप ये बताओ, 28 का क्लेम कर रही है, कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है, लेकिन आप बात करने जाओ वहां पर गाड़ी है 22.5 लाख की। कितने लाख की है? अब करवाओ उसका इंश्योरेंस, करवाओ उसका रिपेयर मेंटेनेंस, करवाओ उसके खर्चे, आप कहोगे नहीं नहीं अपने तो ये 12 किलोमीटर पर लीटर वाली ठीक है। आदमी सब तरफ से देखता है, आप और मैं केवल वेरिएबल को नहीं देखते, केवल किसको देखते हैं? फिक्स को भी देखते। तो हर एक आदमी अपनी रेंज में गाड़ियां खरीदता है। यदि अच्छी गाड़ियां बिकने वाली होती तो फिर ये ऑल्टो है और ये वैगन आर है, ये दूसरी गाड़ियां, इनको कौन खरीदेगा? क्योंकि इनके भी कस्टमर है, महंगे की भी कस्टमर है, और आपकी BMW और ओडी के भी क्या है? कस्टमर है। हर एक रेंज के क्या बैठे हैं? कस्टमर। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद, समझ गए? फैमिली वाले जो होते हैं जनरली वो कौन सी वाली गाड़ी लेते हैं? मारुति की, मारुति की लेते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा लग्जरी लेना है वो जीप की गाड़ी लेंगे, और अरे कौन कौन सी आते हैं लग्जरी टाइप की गाड़ी लेंगे जो 20 से ऊपर शुरू होती है, 20 लाख और मोर। रोल्स रॉयल ले सकते हो भाई। नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आया था ना कि इवन आई कैन नॉट परचेज द मर्सिडीज बेंच। मर्सिडीज बेंच के किसी फंक्शन में गया वो, और वहां पर ये स्टेटमेंट दे दिया उसने कि आपकी गाड़ियां इतनी महंगी है कि मैं खुद भी नहीं खरीद सकता भाई लोगों। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ाओ ताकि कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कम आए, और ताकि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी पहुंच में ये गाड़ी पहुंच सके। अब आपको पता है प्रेजेंटली टाटा की गाड़ियां ज्यादा क्यों बिक रही है? कारण, क्योंकि उसने जब से जगुआर को एक्वायर किया है, किसको? तो उसकी टेक्नोलॉजी को वो इन छोटी छोटी गाड़ियां ये आती ना पंच और ये दूसरी गाड़ियों में यूज कर रहा है। तो लोगों को करोड़ वाली गाड़ी है उसका बेनिफिट किसमें मिल रहा है? 10 लाख वाली गाड़ी में। इस कारण से ये सक्सेसफुल हो रही है, वरना पहले कहां चलती थी? टेक्नोलॉजी का कमाल है भैया, इतना फास्ट रिवैल्यूएशन है। क्या लाइन लिख दी आपने? 600 की लिख दी ना, कंटिन्यू में लिखें, इफ लोड इज गो अप टू 850, load is go up to 850 cases, then machine C will be selected. So most appropriate decision is select the machine C. सेलेक्ट दी मशीन सी। कौन सी मशीन ले लेनी चाहिए? सी वाली ले लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको लग रहा है कि हम 850 में आ जाएंगे, तो आज ही कौन सी मशीन लेके रखो? सी वाली। अरे क्लियर है? ओके, अगला सवाल। टाइम हो गया तो फिर होमवर्क, कल काय का टेस्ट है? 5 चैप्टर आ रहे हैं और ओ तेरी, इतना खतरनाक डर टेस्ट का। बहुत अच्छी बात है, करो करो तैयारी, कोई बात नहीं। टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका बहाना लगा के कुछ भी नहीं करो वो गलत है। टेस्ट देना जरूर, चाहे गलत सलत कुछ भी करके आओ, चाहे तैयारी ना भी हो ना, टेस्ट जरूर देके आए। कई बच्चों को ये गलतफहमी होती कि मैं दूंगा ही नहीं तो मेरे नंबर कम कैसे आएंगे। करेंगे ऐसे, देख लेना आपकी क्लास में होंगे, आपकी क्लास में आधे बच्चे टेस्ट नहीं देंगे।
अरे नहीं है, एक डिपार्टमेंट है पूरा। फिर तो सर वो मार्जिनल के तो कैसे चेक करोगे? सब हो जाता है, चिंता मत करो। हम मार्किंग जो करते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट की करते हैं। नहीं तो मार्जिनल के किसी भी कोई तरीके से आंसर भी करते हैं ना, बीपी रुपीस के बीपी हंड्रेड का लेकिन नहीं करते सर। तो मेथड कहीं वगैरह समझ नहीं। अरे मेथड मैं सर स्टेप उस मार्किंग में हुआ ही डिपार्टमेंट को मार्जिनल कॉस्ट दिखाती है। मैथ सबको सब आता है। अरे आप क्या सोच रही हो, स्टाफ लेटर वो करेगा क्या? नहीं, एक अलग से एजेंसी है बाहर, उससे करवाते हैं।